पिछले जो लेक्चर का क्रम था उसमें हमने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में विस्तार से बतलाया था और आज उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरी व्यवस्था के बारे में बतलाना चाहूँगा कि आप जानिए, और उसका नाम है रैशनल ऑफ टेनेंसी लॉ एंड लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स। दिस इज एज पर द syllabus of second year class pre-law 2 economics. Let us now move to कि भूमि व्यवस्था और भूमि सुधार। पीछे भी मैंने आपसे बतलाया है कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री और ये प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत आता है। बिल्कुल साफ है कि आज के दिन यह देश किसी न किसी रूप में कृषि से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भूमि व्यवस्था का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको कि अंग्रेजी में लैंड टेन्योर कहते हैं। तो लैंड टेन्योर के क्रम में आप इस बात को स्पष्ट रूप से जान लें कि लैंड को लेकर, चूंकि हिंदुस्तान में हर आदमी के पास लैंड नहीं है, हिंदुस्तान में 1/3 ही भूमि है और शेष में जल है। तो ये भूमि व्यवस्था एक्चुअली क्या है? इस व्यवस्था के अंतर्गत हम जानने का यह प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति जमीन जोतता है उसका वैधानिक अधिकार क्या है। किसान जिस भूमि को जोतता है उसके प्रति उसका क्या अधिकार है, और इसका ही अध्ययन भूमि व्यवस्था और लैंड टेन्योर में के अंतर्गत किया जाता है। आपको मैं बताऊं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि वेरीफाई द लैंड बिलोंग्स टू हिम हु लेबर्स ऑन इट। दिस वॉज द स्टेटमेंट मेड बाय लेट महात्मा गांधी। उनका सेंस ये था, उनका भाव यह था कि भूमि व्यवस्था का तात्पर्य भूमि के स्वामी तथा उसके जोतने वाले का भूमि के प्रति दायित्व तथा मालगुजारी देने के संबंध में राज्य के संबंधों की व्याख्या करता है। लैंड टेन्योर्स may be defined as the system of rights and responsibilities of the owners and the cultivators of land vis the state regarding the payment of land revenue. This is the real meaning of the land tenure system. अब आगे आइए। दूसरे शब्दों में भूमि व्यवस्था का अर्थ उस प्रथा से है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की भूमि पर उसका
उसका अधिकार एवं दायित्व निर्भर करता है। ये है हिडन मीनिंग और एक्सप्लेन्ड मीनिंग ऑफ भूमि व्यवस्था, लैंड टेन्योर। अब देखिए, अब आपको यह देखना पड़ेगा कि भूमि व्यवस्था के अंतर्गत भारतवर्ष में इसका क्या स्वरूप रहा है। विभिन्न रूप पाए गए हैं। ये आज़ादी के पहले की व्यवस्था है, इसलिए आप इसको जानिए। आज ये व्यवस्था वर्तमान नहीं है। सरकार ने भूमि व्यवस्था पर संशोधन किया है और उसका एक नाम भी दिया है भूमि सुधार, जिस पर हम क्रमशः आ रहे हैं। लेकिन पहले आप जानिए कि द सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर इन इंडिया एग्जिबिट्स almost every conceivable variations from big estates containing thousands acres to minute holdings of land under an acre in size। मतलब यह था, इसका आप समझें कि किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास 1 एकड़ से भी कम और न के बराबर जमीन। तो इसलिए भारतवर्ष के अंतर्गत भूमि व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्वरूप पाए गए। जैसे नंबर 1 था जिसको कि जमींदारी व्यवस्था कहते थे, अंग्रेजी में जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहा। इसमें होता था क्या कि अस्थाई प्रबंध संपूर्ण बिहार तथा पश्चिमी बंगाल एवं उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश के हिस्सों में कुछ पाया जाता था। इस व्यवस्था में भूमि पर जमींदारों का पूरा अधिकार होता था, जो प्रतिवर्ष सरकार को एक निश्चित रकम लगान के रूप में देते थे। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूरे देश में इस व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। यानी जमींदारी सिस्टम संपूर्ण भारतवर्ष में एक समान लागू नहीं था। और जैसा मैंने आपको बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको बंगाल से शुरू किया था और बिहार में भी। इसमें लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन रहते थे और करते थे। आपको मैं बताऊं कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में अगर आप जाएं और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को हमारे स्टूडेंट्स देखें और जानिए, तो आपको पता चलेगा कि रिकार्डो ने ऑलरेडी कह दिया था पहले, बहुत इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में रिकार्डो ने लगान के क्रम में कहा था कि लैंड उसका है जो इसको जोतता है, भूमि उसकी है जो भूमि को जोतता है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि जिम्मेदारी सिस्टम में ये सब सारी बातें नहीं थी। दूसरा जो सिस्टम था जिसको कि अंग्रेजी में महलबारी सिस्टम और हिंदी में भी महलबारी सिस्टम कहा जाता था। इसका मतलब ये था कि इस व्यवस्था में भूमि की बंदोबस्ती संपूर्ण गांव या महाल के साथ सम्मिलित रूप से की जाती थी। गांव के सभी किसान इसमें हिस्सेदार होते थे। भूमि कर अदा करने के लिए संयुक्त रूप से सारा महाल उत्तरदायी होता था। और यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती थी। देखा आपने कि ये जो महलबारी सिस्टम था यह भी समान रूप से पूरे भारतवर्ष में नहीं था, मात्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। और तीसरी जो व्यवस्था थी उसको कि रैयतवारी व्यवस्था कहते हैं, रैयतवारी सिस्टम। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का प्रबंध रैयतों के साथ व्यक्तिगत रूप से किया जाता था।
प्रत्येक भूमि वाले अपनी जमीन का स्वामी होता था, तथा जब वह सरकार को निश्चित समय पर नियत मालगुजारी चुकाने जाता था तब तक उसे उसकी भूमि से बेदखल नहीं किया जाता था। यह प्रथा तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में प्रचलित थे। जमींदारी उन्मूलन के बाद तो यही व्यवस्था प्राय संपूर्ण देश में कायम की गई। कौन? रैयत वाली सिस्टम। अब देखिए 1937-38 में भारत में कुल कृषि की जाने वाली भूमि के 25% भाग में अस्थायी व्यवस्था, 39% भाग में अस्थायी जमींदारी अथवा महलवारी व्यवस्था और 36% भाग में रैयतवारी व्यवस्था पाई जाती थी। समय के साथ साथ इन तीनों प्रथाओं में इतना अधिक परिवर्तन हो गए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर टॉमस मुनरो, जो क्रमशः जमींदारी और रैयतवारी प्रथा के संस्थापक थे, इन प्रथाओं को देखते तो शायद ही उन्हें पहचान पाते। धीरे धीरे इन प्रथाओं की विशेषताएं एक दूसरे से मिलती जुलती गई तथा तीनों प्रणालियों का झुकाव जमींदारी प्रथा की ओर हो गया। किंतु अब सभी राज्यों में जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा किसानों का सरकार के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। कहने का मतलब यह है कि एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हो गया देश के अंतर्गत और उसके बाद एक नई व्यवस्था बनने लगी। अब देखिए, चूंकि हम बिहार में हैं तो आप जानिए कि बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जिसको कि जमींदारी एवोल्यूशन इन बिहार कहते हैं, यहाँ पहली बार शुरू हुआ। और कब शुरू हुआ? 1946 में राज्य में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित होने पर यह बात सर्वप्रथम सरकार के समक्ष में आई और 1947 में सरकार ने बिहार स्टेट एग्जीबिशन ऑफ जमींदारी बिल नामक एक विधेयक व्यवस्थापिका सभा के समक्ष रखा, जिसका उद्देश्य राज्य तथा किसानों के बीच पड़ने वाली सभी मध्यस्थों को समाप्त करना था। यानी इन बिटवीन जमींदार देयर वाज ए मिडिल मैन, जिसको कि मध्यस्थ कहते थे और मध्यस्थ के माध्यम से ही मालगुजारी जमींदार उछलवाने का काम करते थे और सरकार को जमा करते थे। तो इसलिए इसका नाम आगे चल करके बिहार एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी बिल दिया गया। 1948 ईस्वी में यह विधेयक बिहार व्यवस्थापिका की दोनों सभाओं द्वारा स्वीकृत किए जाने पर भारत के गवर्नर जनरल के यहाँ इसकी स्वीकृति के लिए भेजा गया, किंतु भारत के सरकार ने कुछ आवश्यक संशोधन के लिए इसे लौटा दिया। 1949 ईस्वी में पुनः इस संशोधन के साथ यह विधेयक गवर्नर जनरल के स्वीकृति के पाकर विधान बन गया, किंतु इसकी वैधानिकता पर कुछ जमींदारों ने आपत्ति की उस समय और न्यायालय ने कानून में भूमि सुधार की आवश्यक व्यवस्था नहीं होने के कारण इसे रद्द कर दिया। अतः इसकी जगह पर 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पारित किया गया। इसकी वैधानिकता पर भी आपत्ति की गई, किंतु भारतीय संविधान के 31वें अनुच्छेद के संशोधन ने सारी कठिनाइयां दूर कर दिया और भारत
के सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कानून पूर्णतः वैध ठहराया। अतः बिहार में जमींदारी का काम इसी कानून के तहत किया गया। उन्मूलन कार्यक्रम के प्रथम चरण में सुविधा के लिए 50,000 रुपये कुल वार्षिक आय से अधिक की जिम्मेदारी को लेने का कार्य प्रारंभ हुआ। इस प्रकार जमींदारियों की संख्या 155 थी और 1953-54 में तक 10,000 से 50,000 के बीच की सारी जिम्मेदारियां को ले लिया गया। इस प्रकार इसके बाद गया, हजारीबाग, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, पलामू, सहरसा और चंपारण जिलों की सभी जिम्मेदारियां 26 जनवरी 1955 तक ले ली गई तथा शेष 9 जिलों में भी जिम्मेदारी उन्मूलन का कार्य 1 जनवरी 1956 ईस्वी को समाप्त हो गया। इस प्रकार लगभग 160 वर्षों के बाद बिहार से जिम्मेदारी प्रथा की समाप्ति हो गई। यहाँ तक मैंने आपको बतला दिया कि व्यवस्था और उस व्यवस्था के अंतर्गत बिहार में कैसे जिम्मेदारी प्रथा को ले लिया गया, सरकार ने ले लिया और सरकार ने जब जमींदारों से लिया तो उसके बदले में उनको मुआवजा भी दिया। बहुत कानूनी लड़ाई भी हुई लेकिन अंततः सरकार जीत गई और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया। इसलिए भी हो गया कि किसानों के पास जिम्मेदार की जमीन जोतते थे उनका कोई अधिकार नहीं होता था और उससे आर्थिक एवं सामाजिक दुष्परिणाम भी बहुत खराब आ रहे थे देश के अंतर्गत। इसलिए ये व्यवस्था बिहार में और पूरे भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह की व्यवस्था थी उसको लागू किया गया। अब देखिए इसी क्रम में आगे देखेंगे तो भारत की सरकार ने 1949 में एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी की भी नियुक्ति की और उस कमेटी ने क्या किया, भूमि सुधार के संबंध में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन्हें डिजाइन प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार भी कर लिया। संक्षेप में आप समझिए कि उसके क्या मीनिंग थे। उसमें नंबर 1 था कि कृषि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कृषि के विकास में सहायक हो। वेरी गुड डिसीजन था, वेरी गुड कंसेप्ट था। नंबर 2 था भूमि व्यवस्था शोषण मुक्त होनी चाहिए। शोषण मुक्त होनी चाहिए मतलब कि जो जोतता है, जिसकी जमीन है, उसी का मालिकाना हक होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट था उत्पादन की कुशलता अधिकतम होनी चाहिए। और एक पॉइंट और था और वह था कि सुधार की योजना व्यावहारिक एवं विकासशील होनी चाहिए। चूँकि एग्रेरियन अप्रोच है हिंदुस्तान का और आज भी नेशनल इनकम का एक मेजर पार्ट यह देता है, रॉ मटेरियल्स को जो प्रोवाइड करता है और डेवलपमेंट प्रोसेस है। और पीछे मैंने आपको बतलाया भी है कि आने वाले समय में संभव है कि इस देश की कृषि व्यवस्था को उद्योगों का दर्जा दिया जाए और जब उद्योगों का दर्जा दिया जाएगा तो हमारे जितने भी नौजवान पढ़ने वाले छात्र निकल रहे हैं उनको नौकरी मिलेगी और एक व्यवस्था बनेगी। तो आप देखिए कि कृषि की व्यवस्था के कारण हमारा विकास कितना आगे होगा। अब देखिए कृषि को थोड़ा ब्रॉडर सेंस में आप देखिए कि जब भूमि व्यवस्था की समस्याओं के प्रति जब लैंड रिफॉर्म पॉलिसी के अंतर्गत एग्रेरियन रिफॉर्म्स कमेटी की स्थापना हुई और जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि उसके संक्षेप में कौन कौन से सारे उद्देश्य थे, इसको देखिए ये है क्या। जैसे जमींदारी उन्मूलन हुआ और उसके द्वारा रैयतों की स्थिति में सुधार हुआ, जोतों की इकाई का निर्धारण हुआ,
जोतों की चकबंदी तथा कृषि के क्षेत्र में यथासंभव यंत्रों का प्रयोग हुआ। ये सब सारी परिस्थितियां अनुकूल होती गई देश के लिए और इससे कृषि उत्पादन को बल मिलने लगा। मेरी समझ से आप इस बात को जानें कि इस प्रकार की नीति के दोहरे उद्देश्य हुए और दोहरे उद्देश्य में नंबर 1 है कि आर्थिक दृष्टिकोण से इसका अधिकतम कृषि उत्पादन होना चाहिए, यह माना गया, और दूसरा सामाजिक दृष्टिकोण से इसका उद्देश्य धन एवं आय के वितरण की विषमता को करना, शोषण को समाप्त करना, रैयतों एवं मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा तथा ग्रामीण जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को विकास का अवसर प्रदान करना होना चाहिए। ब्यूटीफुल डिसीजन रहा कि आपने इकोनॉमिक इशूज में, जब बार बार मैंने आपके क्लास में इस बात को स्पष्ट किया है कि इनइक्वालिटी अगर होगा, आर्थिक विषमताएं समाज में, देश में, राज्य में अगर होती हैं तो वो हमारे विकास के लिए बाधक है और उससे अधिक तरक्की नहीं हो सकती है। इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास तो होना ही चाहिए। और आप देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काश्तकारों तथा भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा एक प्रगतिशील भूमि संबंधी नीति अपनाई गई, प्रोग्रेसिव लैंड पॉलिसी। और पंचवर्षीय योजनाओं में जो डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स चले, इस नीति के आधार पर भूमि सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम इस देश में अपनाया गया। और मैं आपको बताऊं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो 50 के काल से इस देश में शुरू हुई, और देखिए कि इसका क्या दृष्टिकोण था, क्या इंटेंशन था कि भूमि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पहली योजना में जो कारगर कदम उठाए गए और जिस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ, उसके तहत आप देखिए कि नंबर 1 था कि राज्य तथा किसानों के बीच पड़ने वाली सभी प्रकार के मध्यस्थों को समाप्त करना, यानी एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज। नंबर 2 डिसीजंस था कि काश्तकारी कानूनों में सुधार, टेनेंसी रिफॉर्म्स, यानी जमीन पर किसका मालिकाना हक होना चाहिए, कानूनी हक होना चाहिए, इसी को कहते हैं टेनेंसी रिफॉर्म्स, जिसके अंतर्गत लगान में कमी तथा रैयतों के अधिकारों की अधिकाधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। और थर्ड कंसिडरेबल पॉइंट ये आया कि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई। जोतों की मैक्सिमम लिमिट क्या हो, कौन आदमी कितना जमीन रखे, इस पर भी सरकार ने निर्णय लिया। पहली पंचवर्षीय योजना में आपने देखा कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की मैंने बात की, उसमें क्या है, किसी के पास हजारों एकड़ जमीन है और किसी के पास कुछ नहीं। आज देखिए क्या स्थिति देश के अंतर्गत हो गई। इस टेनेंसी एक्ट के रिफॉर्म के क्रम में आपके गांव में, आपके परिवार में जिन लोगों की जमीन नहीं थी, आपकी जमीन पर जो बसा हुआ था, सरकार ने मालिकाना हक दे दिया। वह जमीन आज उनकी हो गई, जिसको कि आपने बसाया, किसी ने बसाया। कितना ये सोशल रिफॉर्म जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत इट इज लीडिंग टू डेवलपमेंट प्रोसेस। इससे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और भी निर्णय लिए गए जिसमें खेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार किया जाए और कोऑपरेटिव विलेज मैनेजमेंट की भी स्थापना की बात इस पंचवर्षीय योजना में की गई। इसलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है फर्स्ट 5 ईयर प्लान आज़ादी के बाद 50-51 में, और सरकार ने लैंड प्रॉब्लम्स
एंड इट्स सॉल्यूशंस के बारे में सरकार ने पॉलिसी डिसीजन किया कि व्यवस्था में कैसे सुधार हो और क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं। क्रमशः बात आगे बढ़ती गई और सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और आज स्थिति बिल्कुल बदली हुई है। आज सब चीज़ समाप्त हो गया है। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज भी खत्म है, टेनेंसी रिफॉर्म्स भी खत्म हो गए हैं, काफ़ी हो गए हैं और लोगों को अधिकार भी दिया गया है। अभी आप देखिए कि इसमें भारत की सरकार ने लैंड रिफॉर्म किया, तो लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत इसमें सरकार ने व्यक्ति के बाद यह निर्णय लिया कि जिस व्यक्ति के पास न्यूनतम जोत से कम भूमि हो तो वो अपनी संपूर्ण भूमि व्यक्तिगत रूप से कृषि के लिए ले सकता है। दूसरा लिया, यदि किसी व्यक्ति के पास न्यूनतम जोत बेसिक होल्डिंग्स से अधिक किंतु पारिवारिक जोत फैमिली होल्डिंग से कम भूमि हो तो वो अपने काश्तकारों से अपनी आधी भूमि व्यक्तिगत कृषि के लिए ले सकता है। लेकिन इस प्रकार से ली जाने वाली भूमि न्यूनतम जोत से किसी भी हालत में कम नहीं होनी चाहिए। अधिकांश राज्यों में आप देखेंगे कि इस संबंध में कानून बनाए जा चुके हैं, किंतु कुछ राज्यों में कानून के निर्माण की अवधि पेंडेंसी ऑफ लेजिस्लेशन में बड़े पैमाने पर रैयतों की बेदखली की जाने लगी। अतः इस प्रकार की बेदखली को रोकना आवश्यक हो गया और इसके लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कदम उठाए। आज इतना बतला करके फिर आगे हम जो इसका शेष भाग है आपको बताएंगे और कल हम इसको ख़त्म करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स।